जय हिंद, जय भारत, जय बिहार के शेर एंड शेरनियों। कैसे है कि आई होप कि आप लोग सब कोई बढ़िया है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस है। चलिए आज मैं कुमार प्रजापति आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल प्रजापति इंस्टीट्यूट परिवार में स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देखे होंगे। और थंबनेल के साथ साथ ठीक उसी तरह से हम लोग टॉपिक लेके आते हैं। आज हम लोग डीएनए की प्रॉपर संरचना के बारे में समझेंगे। डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना या सिद्धांत है, जो वाटसन और क्रिक ने मॉडल जो प्रस्तुत किया था, आखिर क्या है उस डीएनए का, डीएनए की खोज कौन किए थे, कब किया गया, ठीक है। ये सब सारा चीज जो है हम लोग आज इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। और वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, बीच में स्किप मत कर दीजिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं यूट्यूब पर जो उसे बीच में स्क्रॉल करते हैं, तो बीच में स्क्रॉल कीजिएगा या फिर स्किप कीजिएगा तो थोड़ा सा कहीं आपको समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं डीएनए के बारे में। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे डीएनए का द्विकुंडलित सिद्धांत के बारे में। आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा बाबू, ठीक है। पहले हम लोग बात करते हैं कि डीएनए एक बहुत बड़ा जो है न्यूक्लियोटाइड है, बहुत बड़ा बहुलक से बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है तो पहले हम बताते हैं कि बाबू डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये आपको मेन ये वाला होता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये आप डीएनए को समझ पाइएगा, अन्यथा डीएनए को आप लोग नहीं समझ पाइएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि डीएनए एक बहुत लंबा बहुलक होता है। किसी भी डीएनए की लंबाई जो है उसके न्यूक्लियोटाइड पर आधारित होता है। आखिर आप नहीं समझ पा रहे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो हमारे पिछले क्लास में जाइएगा तो वहां बेसिक डीएनए के बारे में बताया गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। वैसे अभी हम बता देते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है तीन चीज से मिलकर बनी होती है। ध्यान समझिएगा कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बनी होती है। पहला है आपका पेंटोस शुगर से मिलकर बनी होती है, और आपका जो है नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनी होती है, और फास्फोरिक ग्रुप से मिलकर। ये तीन चीज से मिलकर आपका जो है न्यूक्लियोटाइड बना रहता है, ठीक है, बना रहता है। अब तीन चीज बता दिए कि एक हो गया पेंटोस शुगर हो गया, और नाइट्रोजन क्षार हो गया, और फास्फोरिक ग्रुप हो गया। तीन चीज से मिलकर आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और पूरे एक न्यूक्लियोटाइड मिलकर जो है डीएनए की संरचना होता है। तो एक डीएनए की लंबाई कितना होगा तो उसके न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है कि एक डीएनए के अंदर कितना न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना लंबा जो है डीएनए की संरचना होगा। पहली बात आप लोग गौर कीजिएगा कि डीएनए की खोज जो है किसने किया था। तो आप फटाफट बताइए डीएनए की खोज किसने किया था। तो याद रखिएगा डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने 1869 को 69 में किया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर ने सन 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। इस चीज को बाबू आप लोग दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा। फ्रेडरिक मिशर ने, कौन सा फ्रेडरिक, ठीक है। अच्छा ओ माय, हम इसके माफ कीजिएगा। अच्छा, फ्रेडरिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी। इस देखिए सन तो याद रखना बहुत आसान है। यहाँ की महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर 1869, जैसे महात्मा गांधी जिस साल में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था उसी साल में डीएनए का खोज हो गया था।
महात्मा गांधी अपने साथ डीएनए की खोज में खाए थे, समझे बाबू, ये बात याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, मॉरिक मॉरिक विल्किंस, याद रखिएगा कि मॉरिक विल्किंस ने एक्सरे की खोज की थी। मॉरिक विल्किंस ने एक्सरे की खोज की थी, इसको याद रखिएगा। मॉरिक विल्किंस, ठीक है, क्या याद रखेगा वो, मॉरिक विल्किंस। और एक और नाम याद रखिएगा, रोजलिट, क्या याद रखिएगा, रोजलिट फ्रैंकलिन, रोजलिट और फ्रैंकलिन, ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि रोजलिट और क्या बात कर रहे हैं, मॉरिस विल्किंस और रोजलिट फ्रैंकलिन ने एक्सरे की खोज की थी। कुछ कुछ बातें जो है ने एक्सरे, किसकी, एक्सरे की खोज की थी। ये कुछ कुछ बातें आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट यहाँ से आपके बिहार बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से आपका 1 नंबर या मतलब ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जेम वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने, क्या फ्रांसिस क्रिक ने, क्या कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना बनाया था। क्या बनाया था, डीएनए की संरचना, मतलब उसकी मॉडल प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसे यहां पर इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा कि क्या नाम था, जेम्स वाटसन, जेम्स वाटसन, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, और फ्रांसिस क्या नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में, तो याद रखिएगा, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की संरचना बनाई थी। एक खोज कौन किया था, तो फ्रेडरिक मिशन ने 1869 ईस्वी में। एक संरचना कौन दिया, मॉडल कौन बनाया, तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, एक और वैज्ञानिक का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्या है, इरविन, क्या नाम रखिएगा, इरविन, वो महात्मा गांधी का इरविन नहीं, ये वैज्ञानिक का नाम है इरविन, क्या, इरविन चारगाफ, याद रखिएगा, इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने डीएनए में नाइट्रोजन क्षार की खोज की थी, ठीक है। इरविन चारगाफ ने नाइट्रोजन में क्षार की खोज की। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन क्षार 4 होते हैं, AGTC, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, यही 4 जो है डीएनए के अंदर पाए थे, जो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कोडॉन बनकर घूमते रहता है। बाल का बड़ा होना, नाखून का बड़ा होना, ठीक है, मनुष्य का शारीरिक वृद्धि होना, हार्मोन का चेंज होना, हर चीज रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में परिवर्तन हो रही, कहीं ना कहीं उसमें डीएनए का भी एक भाग, एक कह सकते हैं डीएनए का भी कहीं ना कहीं
भाग दौड़ है। ठीक है बाबू, ये बात याद है। ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट अब याद रखिएगा, अब कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर आपको डेली बेसिस पर जो है बायो से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे मोस्ट हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 याद रखिएगा। आइए चलते हैं कि डीएनए जो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना बनाई थी, उसमें कैसे संरचना बनाई थी, किसका क्या दूरी है, क्या माप लेकर, क्या मेजरमेंट लेकर उन्होंने बनाया था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, किसे डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना के लिए किसको वाटसन वाटसन और क्रिक को 1962 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भी कभी एग्जाम में पूछ देता है। देखिए, डीएनए की संरचना के लिए वाटसन और क्रिक को 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जो डीएनए की संरचनात्मक है, क्या बात करते हैं, डीएनए की संरचनात्मक विशेषता क्या है। और इसकी संरचना में, इसकी डीएनए जो संरचना है, कुछ इस प्रकार के आप डीएनए देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का आपका डीएनए होता है। तो इसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है, ये डीएनए जो इस प्रकार से आप देखे होंगे आपके बुक में, पिक्चर कहीं भी इस तरह का हमारा डीएनए होता है, आप इसकी खासियत क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, और ये डीएनए की लंबाई जो है हमेशा याद रखिएगा, डीएनए डीएनए की लंबाई उसके डीएनए की लंबाई उसके न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है। जितना बड़ा न्यूक्लियोटाइड होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, उतना बड़ा आपका डीएनए की लंबाई होते चलेगी। आपको छोटी जानकारी में बता रहे कि मानव के अंदर जो है, मानव याद रखिए, मानव के डीएनए में, मानव के डीएनए में 6.6 गुने 10 का पावर जो है 9 मीटर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। क्या पाया, न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, ये माना। और इसको यदि हम लोग 4 युग्म से गुने करते हैं तो लगभग मनुष्य का डीएनए, किससे बात करते, ध्यान समझिएगा, मनुष्य का मनुष्य का डीएनए जो है वो लगभग 2.2 मीटर का होता है। आपको समझ आया कि मनुष्य का डीएनए कितना है, 2.2 मीटर का होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला 2.2 मीटर का जो डीएनए एक छोटी सी कोशिका में कैसे लिपटी हुई रहती है, हम एक अगले क्लास में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करें डीएनए की संरचना के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं डीएनए की। इतना लोग फटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो वाटसन और क्रिक ने डीएनए जो प्रस्तुत किया था, जिनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो आखिर वो डीएनए संरचना क्या है, कैसे, इसका हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसकी संरचनात्मक की हम लोग पहली बात करते हैं, तो पहला बात है कि ये दो डबल श्रृंखला है, इसमें जो है डबल न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है कि इस डीएनए के अंदर, देखिए पहली बात हम लोग डीएनए की संरचना बना लेते हैं। चलिए आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, कुछ इस तरह हम लोग थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये डीएनए की संरचना कुछ इस तरह से जो है बना लेते हैं।
और जूम कर जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह डीएनए संरचना बना लेते हैं। आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं डीएनए संरचना रेड से बना देगा, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ठीक है, ये डीएनए संरचना देख पा रहे हैं, इसमें देख पा रहे डबल हेलिक्स है, इधर से भी न्यूक्लियोटाइड है और इधर से क्या है, न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनी हुई है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए डीएनए बात करते हैं ये दोहरा या फिर दो श्रृंखला डबल, जिसे कहते हैं डबल श्रृंखला से बनी हुई है। इसमें दो श्रृंखला जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, श्रृंखला को हम लोग हेलिक्स कहते हैं, हेलिक्स भी कहते हैं, इसको भी याद रखिए आप। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं कि जब ये देखिए, तो हमने यहाँ पर बात की है कि डीएनए जो है डबल श्रृंखला अर्थात दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने, कितना, दो दो पॉली न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते ये संरचना जो है एक है और ये संरचना जो है एक है। ठीक है, 5 डैश से 3, तो इस तरह कीजिएगा, ये 3 डैश, ठीक है, 3 डैश से इसको इस तरह कीजिएगा 5 डैश, इसकी ये संरचना का नाम रखा गया है। ठीक है, इसको बाद इतना आप याद रखिएगा। दूसरा बात है किसे प्रत्येक, दूसरा क्या है, दो श्रृंखलाओं के, ठीक है, तो हमें से ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन क्षार है, जब हम बात करते हैं किसे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजन क्षार एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हैं। ठीक है, मतलब आपका जो AgTC है, ये जो Ag है ये डबल क्या है, दो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए, दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है और G1 2 3, ये 3 बंध, कितना, 3 हाइड्रोजन बंध, 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ रहता है। इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पर देख पा रहे AgTC ऐसे लिखा आता है, फिर AgTC GTC GGTCC AGTGATGC, इस तरह से जो ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। T जो है AGTGAC, इस तरह भी लिख दे रहा है। ठीक है, सजाने कोई दरकार नहीं, इस तरह से DGC, इस तरह देख पा रहे हैं किसे, AT जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर GC जो है ट्रिपल हाइड्रोजन, जिसमें 3 को हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है बाबू, इसको याद रखिए। AT जो है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। आगे हम बात करते हैं किसे, हाँ इतना समझ आ गया आपको। देखिए आगे क्या है कि हम लोग आगे बात करते हैं कि इस दोनों का व्यास, मतलब यहां से लेकर यहां तक डीएनए की लंबाई कितना है, तो याद रखिए 20 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, अर्थात डीएनए का व्यास की बात करते हैं, डीएनए का
व्यास की हम बात करते हैं कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम, मतलब यहां से लेकर यहां तक दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो कितना है, 20 एंगस्ट्रम होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसे, एक कुंडलन की लंबाई अर्थात डीएनए यहां से लेकर, एक कुंडलन जो है यहां से लेकर यहां तक कहा जाता है, इसे कहा जाता है एक कुंडलन। इसकी लंबाई जो है, क्या समझिएगा, इसे एक कुंडलन की लंबाई की हम बात करते हैं तो वो होता है 34 एंगस्ट्रम। कितना होता है, इसकी लंबाई जो है ये टोटल कीजिएगा 34 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रम। इसको आप लोग भली भांति याद रखिएगा। ठीक है, और एक कुंडलन में हमेशा याद रखिएगा कि इससे एक कुंडलन यहां से लेकर यहां तक के कुंडलन में यहां आप लिख देते हैं। ठीक है, एक कुंडलन, एक कुंडलन में नाइट्रोजन, क्या बात करते हैं, नाइट्रोजन, यहां ठीक लिखते हैं, नाइट्रोजन क्षार, क्षार की बात करते हैं तो 20 नाइट्रोजन क्षार होता है। एन भी लिखते, कितना, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, लेकिन कितना होता है, 20 होता है। इसको याद रखिएगा कि यहां से लेकर यहां तक जो है 20 रहता है, 20 नाइट्रोजन क्षार रहते हैं। कितना होता है, 20 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इतना मालूम हो गया है। हाँ चलिए, चलिए देखिए, आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि दो नाइट्रोजन क्षार की दूरी, मतलब कि ये यहां से लेकर इसकी दूरी कितना होता है। तो इसकी दूरी बाबू यहाँ पे याद रखिए 3.4 एंगस्ट्रम होता है। कितना होता है, 3.4, अर्थात दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन क्षार की बीच के दूरी कितना होता है, तो 3.4 एंगस्ट्रम होता है। यह मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये जो है पूरा 5 नंबर पूछता है, जिसे वाटसन और क्रिक द्वारा जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसकी संरचना बताकर व्याख्या कीजिए, या फिर डीएनए की संरचना बताकर व्याख्या कीजिए। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए, एक और नाम हम बताए थे, इरविन चारगाफ, याद है कि नहीं है, भूल गए। चलिए, इरविन चारगाफ, इरविन चारगाफ ने जो है नाइट्रोजन की खोज, नाइट्रोजन क्षार की खोज की, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन क्षार की खोज की थी। इन्होंने कहा था कि जितना, क्या, जितना ए रहेगा, मतलब एडिन है उतना ही थाइमिन रहेगा, जितना ग्वानिन रहेगा उतना ही साइटोसिन रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए, बराबर हाइड्रोजन बॉन्ड मत समझ लीजिएगा, हम बराबर भी है कि जितना एडेनिन रहेगा उतना ही थाइमिन रहेगा, और जितना ग्वानिन रहेगा उतना ही साइटोसिन रहेगा। ठीक है, ये कौन कहे थे, तो आप कहिएगा बायोलॉजिक वैज्ञानिक इरविन चारगाफ ने कहे थे। जैसे आपके एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए किसी एक डीएनए में कुल जो है, कुल नाइट्रोजन बेस जो है 1000 है। कितना है, 1000 है। एडेनिन दे दे है 200 है, और बताइए एडेनिन 200 है तो साइटोसिन कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में जो है दे देता है। ठीक है बाबू, कहेगा कि कुल नाइट्रोजन बेस जो है 1000 है, जिसमें से एडेनिन 200 है, तो साइटोसिन कितना होगा। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने पढ़ी थी प्रजापति सर की क्लास में कि जितना एडेनिन होता है उतना ही
क्या होता है, थायमिन होता है, जितना है गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन दे दिया है 200, एडेनिन 200 है तो थायमिन में कितना होना चाहिए 200, तो कितना हो गया टोटल हो गया 400, मतलब कि 1000 में 400 गया तो बच गया 600, कितना बच गया 600, 600 बच गया तो गुआनिन कितना 300 मान लेते हैं, तो साइटोसिन कितना होगा 300, 300 300 कितना 600, तो यहाँ पर सटीक जवाब होगा साइटोसिन जो है 300 होगा, कितना होगा 300 होगा। इस तरह से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं और देखिए में 1 मार्क्स अपने पॉकेट में रख सकते हैं या घर चले जाएंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर आप डीएनए की संरचना को देख लिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आए हम साइड पर आ जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप कि ये आपको पूरा लेक्चर जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे जो प्रजापति इंस्टीट्यूट का जो जितने भी सदस्य हैं वो आपको जवाब देने के लिए तत्पर हाजिर रहेंगे 24 घंटा 7 दिन बाबू। ठीक है, तो ये बात है याद रखिए। अब अगले जो टॉपिक आने वाला है, अगले क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कि जो मनुष्य के अंदर जो डीएनए जो है 2.2 मीटर का, कितना 2.2 मीटर का इतना बड़ा डीएनए जो है छोटी सी कोशिका में कैसे सिमट करा जाता है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक से, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।